का एकदम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सब यहाँ पर इस पीडीएफ में देख पा रहे होंगे कि एक चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिकों को पढ़ेंगे और उन टॉपिकों के से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे उन पीवाईक्यू को करेंगे। फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक ऐसे ऐसे करते करते हम आज क्लास 7 का जो पॉलिटी है वे संपूर्ण चैप्टर को इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से कम 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एकदम ध्यान से और अच्छे से कंसेप्ट में अपने बैठाना। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, समानता। तो जैसे कि आप सब समझ सकते हैं कि समानता से इक्वलिटी कितनी महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए दोस्तों, देखिए लिखा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो देखिए बताया गया कि लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता का और न्याय है। तो याद रखना, बताया गया कि जो सरकार द्वारा बताया गया कि लोगों की भागीदारी मतलब हिस्सा जो होता है उसके प्रति जो संघर्ष होता है, शांतिपूर्ण समाधान और समानता और न्याय, ये सब क्या है, ये सब समानता के लिए किए गए संघर्ष हैं। तो आगे देखिए और बताया गया आगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बहुत बार ऐसे पूरा स्टेटमेंट में पूछ देता है कि भारत क्या है, तो याद रखना भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बताया गया समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है, अर्थात जो समानता है वह लोकतंत्र की विशेषता है, अर्थात समानता वहीं हो सकती है जहां पर लोकतांत्रिक देश हो। आगे देखिए बताया गया कि इसकी कार्यप्रणाली सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, अर्थात जो लोकतांत्रिक देश होता है उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, अर्थात जो इक्वलिटी समानता होती है उसकी कार्य प्रणाली सभी को या सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। आगे देखिए बताया गया है कि मताधिकार के समानता। तो देखिए बताया गया कि भारत लोकतांत्रिक देश है जहां सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है। मत का मतलब वोट देने का अधिकार है। आगे देखिए बताया गया कि चाहे उनका धर्म, याद रखना यहाँ से बहुत बार ऐसे पूछा जाता है। तो बताया गया कि वोट देने का अधिकार है, पर उसके शर्तें क्या है कि बताया गया कि वे चाहे किसी भी, बताया गया कि वे चाहे किसी भी धर्म जाति से हों, धर्म के हों, शिक्षा के स्तर वह या जाति की कुछ किसी भी अमीर गरीब कोई भी हो, यहाँ पर देखिए कोई भी हो, उन्हें मत अर्थात वोट देने का अधिकार है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अमीरी गरीबी ये जो वाक्य है ये वाक्य किसने कहा था। तो याद रखना ये वाक्य किसने कहा था कि चाहे जो भी व्यक्ति रहे उसे मत देने का अधिकार है, वह चाहे किसी धर्म जाति अमीर गरीब हो। तो याद रखना ये महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखिए बताया गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखिए अधिकार क्या होता है, सार्वभौमिक मताधिकार। तो याद रखना यहाँ पर भी कभी कभी ये पूरा विकल्प में देता है। तो देखिए बताया गया कि सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना, इन सभी के परवाह किए बिना अर्थात इन सबसे हटकर बताया गया कि परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के हैं तो वह वोट देने का उनको स्वतंत्रतापूर्ण अधिकार है। याद रखना वे किसी भी जाति, नस्ल, भेद किसी भी के हों, बट वो 18 वर्ष के ऊपर रहना चाहिए, बस वे उनको वोट देने का, मत देने का अधिकार है। अगला देखिए लिखा गया है कि यह सभी जो लोकतांत्री होते हैं, लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। बताया गया कि ये समानता के विचार पर आधारित हैं, अर्थात ये जो लोकतांत्रिक जहाँ देश होता है वे एक क्या है, ये आवश्यक पहलू हैं, यही सबसे आवश्यक पहलू है। तो पूछ लिया जाएगा तो याद रखना वे सबसे आवश्यक पहलू है कि सभी को वोट देने का अधिकार लोकतांत्रिक में। अगला देखिए बताया गया अन्य प्रकार के समानताएं। तो देखिए लिखा गया है कि निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है, अर्थात बताया गया कि अगर जो कोई निर्धन होता है, निर्धन होने के अतिरिक्त, ये नहीं कि अमीरी गरीबी में ही असमानता दिखती है, इसके अलावा भी बताया गया कि जो भारत है, भारत में लोगों को अन्य कारणों के अलावा भी असमानता, जैसे जाति के लिए, जाति व्यवस्था के लिए बताया गया, धर्म के लिए, लिंग व जन्म के आधार पर भी ये सभी क्या हैं, असमानताएं हैं। आज भी
मौजूद हैं। तो इन सभी को खत्म करने के लिए समानता, ये जो अभी शीर्षक था समानता, इसलिए देखिए तो ध्यान देना कि आज भी ये सब क्या है, मौजूद है। किसके, ये नहीं कि सिर्फ अमीरी गरीबी में ही असमानता है। यहाँ पर बताया गया कि जाति की व्यवस्था में, धर्म की व्यवस्था में, लिंग के जन्म के आधार की व्यवस्था में, इन सभी के लिए भी आज है। आगे देखिए बताया गया कि मानवीय गरिमा, तो याद रखना मानवीय गरिमा बताया गया, जो जब लोग के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सामने जो सम्मान को ठेस पहुँचता है। तो याद रखना जो मानवीय गरिमा, गरिमा का मतलब होता है सम्मान। बोलते नहीं है कि अपनी गरिमा में रहिए, अपने सम्मान में रहिए ना। तो याद रखना मानवीय गरिमा कभी दे देगा, तो याद रखना मानवीय गरिमा का मतलब होता है जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाए, असमानता का व्यवहार करते हुए उनको, उनके जो सम्मान है उनको ठेस पहुँचाया जाए, तो अर्थात उनकी गरिमा का ठेस पहुँचाया जाता है। आगे देखिए बताया गया कि भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो याद रखना भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में क्या कहा गया है, तो बताया गया कि संविधान है, संविधान सभी जो व्यक्तियों को समान मानता है, जो संविधान है वे सभी व्यक्तियों को समान मानता है, जिसका अर्थ होता है कि देश के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति धर्म, शिक्षक या शिक्षक का मतलब शिक्षित हो या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित रखता है, वह समान माना जाएगा। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखना। जो भारतीय संविधान अर्थात जो भारतीय लोकतंत्र जो समानता है, तो उसमें संविधान में बताया गया है कि व्यक्ति चाहे किसी भी चीज में हो, अर्थात वह पुरुष स्त्री धर्म से, किसी भी धर्म का, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, और आर्थिक पृष्ठभूमि किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, उसे क्या है, उससे संबंध में बताया गया वो समान ही, अर्थात जो सभी जैसे कर सकते हैं वह भी वैसा कर सकता है, अर्थात समान अधिकार उससे भी प्राप्त है। आगे देखिए बताया गया संविधान द्वारा प्रावधान, तो देखिए बताया गया कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। फिर बताया गया कि किसी भी प्रकार के धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो इस बात को याद रखना। दूसरा है सार्वजनिक जो स्थान होते हैं वहाँ पर भी सभी का अधिकार होता है। चौथा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, अर्थात जो छुआछूत होता है उसको दूर, उसका उन्मूलन, अर्थात उसका कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। दूसरा अगला देखिए बताया गया कि समानता के अधिकार के दो प्रकार से पहलू हैं, तो जो समानता के अधिकार है दो प्रकार से पहलू हैं। पहला देखिए बताया गया कि कानून द्वारा, और दूसरा है सरकार की योजना वह कार्यक्रमों द्वारा। तो याद रखना कि जो कानून द्वारा जो समानता का अधिकार है वह दो प्रकार की है। किस, तो एक जो होता है कानून के द्वारा बताया जाता है न, संविधान के द्वारा, और दूसरा बताया गया कि जो सरकार की जो योजना है, योजना के माध्यम से ही समानता को अधिकार होता है, अर्थात समानता को दिखाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे बताया गया कि ये जो मध्याह्न भोजन, अर्थात जो स्कूल में दोपहर में जो भोजन मिलता है, तो देखिए बताया गया इसे मिड डे मील बोलते हैं। तो याद रखना सर्वाधिक सर्वप्रथम, तो याद रखना बहुत बार ऐसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो मिड डे मील है सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था, तो याद रखना सर्वप्रथम तमिलनाडु में 2001 में। तो इस बात को याद रखना, तमिलनाडु में 2001 में मिड डे मील को लागू किया गया था। बताया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्य में, तो यहाँ पर कंफ्यूज करता है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो याद रखना बताया वहाँ पर बोला जाता है कि सभी राज्य अपने अपने हिसाब से या अपने अपने कानून के हिसाब से पालन किए थे, तो नहीं, वहाँ पर बताया गया न्यायालयों द्वारा सभी राज्य में लागू किया गया था। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट, याद रखना जो नागरिक का अधिकार होता है उसे सिविल राइट्स मूवमेंट बोलते हैं। तो आगे देखिए बताया गया कि यह आंदोलन को संयुक्त राज्य अमेरिका, तो याद रखना जो ये आंदोलन था, बहुत बार पूछा जाता है नागरिक आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, या पूछा जाता है सिविल राइट्स मूवमेंट किसके द्वारा ये आंदोलन किया गया था या किसके विरुद्ध आंदोलन किया गया था। तो याद रखना ये एक क्या था, आंदोलन को संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 में, याद रखना कब, 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, और जिसमें अमेरिका, अफ्रीका और अमेरिका लोगों के नस्ल भेद भेदभाव को समाप्त कैसे करें और समान अधिकार की मांग थी। तो
याद रखना सिविल राइट्स मूवमेंट में ऐसा पूछा जाएगा इसमें किस लिए या अर्थात ये किसके लिए कहा गया था, अर्थात किस इसमें ये किसकी बात की गई थी। तो याद रखना यहाँ पर सिविल राइट्स मूवमेंट में तो अफ्रीका और जो अमेरिका थी, तो गोरे और काले यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि क्या नस्ल भेदी, अर्थात यहाँ गोरे अफ्रीका वाले काले होते हैं और यहाँ गोरे के लिए नस्ल भेदी भेदभाव को समाप्त करने के लिए इसमें बात किया गया था। तो याद रखना जो सिविल राइट्स मूवमेंट है अधिकार मांगा गया था। आगे देखिए बताया गया कि 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल धर्म और राष्ट्रीय जो मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया था, अर्थात उसे रोका गया था न नस्ल भेद धर्म को। आगे देखिए बताया गया कि 1995 में भारत सरकार विकलांगता का अधिनियम, तो याद रखना ऐसे पूछा जाता है कि जो विकलांगता का अधिनियम था कब शुरू हुआ था। तो याद रखना 1995 में इसका सरकार के द्वारा विकलांगता का अधिनियम चालू किया गया था। आगे देखिए बताया गया कि विकलांग व्यक्ति को समान अधिकार है, अर्थात विकलांग व्यक्ति को भी समान अधिकार है। आगे देखिए बताया गया कि निःशुल्क शिक्षा सरकार उन्हें मुख्य धारा में रखती है, अर्थात जो शिक्षा है शिक्षा के क्षेत्र में जो विकलांग लोग हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखिए अब इसी चैप्टर से संबंधित आज हम सब PYQ करेंगे। तो देखिए बताया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया कि संविधान में उल्लेखित समानता के अधिकार के अनुसार कानून सभी समान हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति से लेकर कामगारों या जो नौकर हैं सभी के लिए समान है। तो ये बात सही है। तो देख सकते हैं आप जैसे ही हम सब व्याख्यान पढ़े उसको इधर उधर करके कैसे अपने मन से थोड़ा बना चढ़ाकर ऐसे भी लिखा गया है। तो याद रखना तो ये बात हमारा सही है। दूसरा है कानून का, और बताया गया कि कानून का पालन करना चाहिए, तो ये बात भी सही है। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दूसरा अर्थात दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए बताया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया कि स्कूल में दोपहर का जो भोजन देने की योजना सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। तो ये बात गलत है। अभी हम सब पढ़े ये तमिलनाडु में शुरू हुआ था, तो अर्थात हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा है 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों जो सभी राज्य हैं राज्य सरकारों को इसे अपनाने का अपने राज्य के स्कूल को 6 माह के अंदर प्रारंभ की निर्देश जारी किया था। तो ये बात सही है, अर्थात हमारा ये दूसरा ऑप्शन सिर्फ सही है। याद रखना। अगला देखिए बताया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया कि जो रोजा पार्क्स अभी जो हम सब क्या पढ़े 1900 जो पढ़े ना कि जो सिविल राइट्स मूवमेंट था, तो ये जो अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ये जो भेदभाव नस्ल भेदी भेदभाव था, तो यही एक स्त्री थी रोजा पार्क्स था। तो बताया गया रोजा पार्क्स ने विरोध प्रक्रिया के अमेरिका और अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ किया जो नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। तो ये बात सही है। तो याद रखना पूछ सकता है कि सिविल राइट्स मूवमेंट किसके द्वारा मांग की गई थी। तो याद रखना रोजा पार्क्स के द्वारा। आगे देखिए बताया गया कि दूसरा है कि अमेरिका ने 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल भेदी धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया, और बताया गया कि अफ्रीकी या अमेरिकी बच्चों के लिए सभी स्कूल के दस्तावेज खोल दिए गए। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अगला चैप्टर देखिए दोस्तों। अगला चैप्टर है कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, अर्थात स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या क्या कैसे कैसे कदम उठाती है हमारे लिए, हम सब देश के लिए। तो याद रखना देखिए लिखा गया है स्वास्थ्य। तो देखिए बताया गया कि पहला कि बीमारियों व चोट आदि के मुख्य मुक्त रखना। तो अर्थात जो बीमारी भी जो भी कुछ थोड़ा बहुत बीमारी हो सभी जगह व्याप्त हो उसके लिए अर्थात सभी के लिए क्या करे जो सरकार है वह
कुछ ऐसा व्यवस्था लागू करें। और दूसरा है कि स्वस्थ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, ये स्वस्थ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण सभी जगह इस पर ध्यान दें। आगे देखिए बताया गया भरपेट भोजन, और बताया गया कि घुटना भरी जो होता है ना घुटन भरी अवस्था से मुक्त, अर्थात जो घुटन भरी अवस्था, अर्थात जो बताया गया है, कहीं पर अगर प्रदूषण रहे तो वहाँ पर भी ये सरकार क्या करती है, वहाँ की व्यवस्था भी करती है। तो ये इस बात को याद रखना, बीमारियों से मुक्त करना, स्वास्थ्य और प्रदूषण मुक्त वातावरण देना, और भरपेट और घुटना भरी अवस्था से मुक्त करना, ये सब सरकार के काम है। अर्थात आगे देखिए बताया गया कि सार्वजनिक, तो देखिए सार्वजनिक का मतलब समझ सकते हैं कि सार्वजनिक सभी लोगों के द्वारा, बताया गया कि वह सेवा या कार्य जो देश के सब सब लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। बताया गया कि जैसे स्कूल, अस्पताल, टेलीविज़न इत्यादि सेवा की मांग कर सकते हैं। संस्थाओं की सवाल उठा सकते हैं। आगे देखिए बताया गया कि अब निजी क्या होता है, तो याद रखना निजी क्या होता है कि किसी का एक पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत। तो याद रखना बताया गया कि सेवा या कार्य को किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया गया, अर्थात किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए उसको आयोजित किया जाता है। आगे देखिए बताया गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, तो बताया गया जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र होता है वह अस्पताल की एक श्रृंखला, यह सरकार द्वारा चलाई जाती है। अर्थात जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है यह सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, तो ये सब लोग जानते हैं। आगे देखिए बताया गया कि एक नर्स, एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक, यह कई गांव की ज़रूरत को पूरा करता है। तो इस बात को याद रखना। ये सब हालांकि आप सब देखते भी होंगे प्रैक्टिकली। आगे देखिए बताया गया कि जिला अस्पताल जिला स्तर पर, तो देखिए बताया गया कि अर्थात जैसे आप कभी भी देखते होंगे कि कहीं एक जिला, अर्थात एक जिला या थाना का भी एक क्या होता है, अस्पताल होता है। कि जैसे अगर मान लीजिए जो गांव वाला अस्पताल है वहाँ पर जब नहीं सही हो पाते हैं तो वे अस्पताल रेफर कर देते हैं जिला स्तरीय अस्पताल को। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा सुविधाएं होते हैं। आगे देखिए बताया गया कि यह स्वास्थ्य केंद्र की देख रेख करता है, अर्थात ये जो जिला स्तर होता है ये क्या करता है कि ये जो स्वास्थ्य केंद्र की देख रेख करता था, जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र, गांव के स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसका देख रेख करता है। और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। अगला देखिए बताया गया निजी स्वास्थ्य सेवाएं, तो निजी स्वास्थ्य सेवाएं मतलब जो सरकारी अर्थात जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं। तो देखिए बताया गया कि इन पर सरकारी स्वामित्व व नियंत्रण नहीं करता, अर्थात जो सरकार होता है, तो जो निजी स्वास्थ्य केंद्र होता है तो इस पर सरकार का कोई वर्चस्व नहीं होता है। बताया गया कि इन पर धन व्यय करना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायिक, अर्थात बताया गया है कि जो आरपीएम मिल जाते हैं, अर्थात ये अपने अपने जो कोई भी व्यवसायिक रूप से जो ज़्यादा धनी होता है वो जो अपना खोलता है अस्पताल उसको कहते हैं। आगे देखिए बताया गया कि जैसे उदाहरण के लिए जैसे बताया गया कि जो केरल है, तो बताया गया केरल 1996 केरल सरकार ने राज्य में कुल बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया, जिससे वह पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित किया जा सके। तो याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो केरल राज्य था, तो केरल राज्य ने क्या किया कि 1996 कब, अभी नहीं, 1996 में भी जितना भी राज्य का जो इनकम आता था, जो भी टैक्स वगैरह होता था, उसका 40% जो भाग था पैसा का, उस पैसा को कहाँ पर, तो याद रखना पंचायतों को, अर्थात जो ग्राम पंचायत होते थे उसको दे दिया जाता था कि अपने अपने ग्राम पंचायतों के जो समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उसको सुलझाइए, हम नहीं सुलझाएंगे, अर्थात ऐसा एक अच्छा सुविधा था। उसके बाद बताया गया कि कोस्टारिका, दक्षिण अफ्रीका, तो याद रखना ये केरल की बात थी। अब उसके बाद बताया गया कि जो कोस्टारिका अर्थात जो दक्षिण अमेरिका थी, यह देश सेना नहीं रखता था, बल्कि उसका जो बजट व शिक्षा व स्वास्थ्य पर लगाता था। तो इन दोनों को बहुत बार पूछा जाता है, या तो ये पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा, तो इस बात को याद रखना। तो देखिए बताया गया जो केरल था, तो उसने क्या किया कि जितना भी
इनकम आता था उसका 40% ग्राम पंचायत को दे देता था कि जाइए आप अपने 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 ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सबको अपना ध्यान दीजिए अपने इस पैसे से। और ये बताया गया कि जो कोस्टारिका या दक्षिण अफ्रीका था, अमेरिका था, याद रखना दक्षिण अमेरिका था। तो इसने क्या किया कि इसने सेना अर्थात जो सेना रखा जाता है, जो पुलिस वगैरह सेना वगैरह रखा जाता है, वे उसको रखने के बावजूद या उसके रखने के बल्कि उसने नहीं रखा। बताया गया कि उसने नहीं रखा बल्कि क्या किया कि जो सेना के लिए जो रेख रखता और जो उसका खर्च उठाता ना, तो उसके बावजूद अर्थात क्या बताया गया, जो सेना के लिए जो पैसा आता तो उसके लिए जो उतना पैसा था उसके लिए वो उतना बजट का हिस्सा क्या कर देता था, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दे देता था। आगे देखिए बताया गया कि ओपीडी ओपीडी बताया गया। ओपीडी क्या होता है, तो इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ओपीडी का मतलब होता है, ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेमेंट डिपार्टमेंट। तो याद रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है ओपीडी का मतलब क्या होता है, तो याद रखना ओपीडी का मतलब आउट पेमेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप। तो याद रखना ये क्या होता है कि बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप। अस्पताल में किसी भी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में लेता है। तो याद रखना कभी भी कोई भी अस्पताल में क्या भर्ती होने से पहले वह ओपीडी में लेता है, अर्थात उसका कोई अपना गवाह होता है। याद रखना। आगे देखिए बताया गया इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न। तो देखिए बताया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया कि स्वास्थ्य का अधिकार है, मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए समान रूप से नहीं है। तो ये बात गलत है। दूसरा है कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण जनित संक्रमित रोग होते हैं, अर्थात एक के द्वारा एक दूसरे के द्वारा फैलते हैं, बीमारियों से लोग अधिक पीड़ित होते हैं। तो ये बात सही है, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा अगला देखिए लिखा गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है कि भारत में दुनिया के सार्वजनिक जो चिकित्सक होते हैं, महाविद्यालय और यहाँ सभी अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। तो ये बात सही है। दूसरा है कि भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर भारी मात्रा में दवाइयाँ का निर्यात होता है, अर्थात ये हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया कि हमारा जो संविधान है, संविधान के अनुसार लोगों के हित होते हैं सुरक्षित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। तो ये बात सही है। दूसरा है कि सरकार कर से प्राप्त जो धन होता है, धन का उपयोग सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने में नहीं करती है। तो ये बात गलत है। जो धन वगैरह होता है वे सार्वजनिक सेवा प्रदान के लिए तो ही होता है, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो अभी हम सब गांव के लिए सिर्फ पढ़े कि सरकार क्या काम करता है। अब देखिए राज्य सरकार कैसे काम करती है, अर्थात जो एक राज्य का एक सरकार अपने राज्य का राज्यपाल होता है, तो वह अपने राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वह अपने राज्य के लिए कैसे काम करते हैं। तो देखिए बताया गया कि विधायक जिसे हम एमएलए कहते हैं। तो याद रखना विधायक में सदस्य को विधायक। तो याद रखना विधानसभा। तो याद रखना जो विधानसभा होता है, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं तो उसको हम एमएलए या विधायक बोलते हैं। तो इस बात को याद रखना। पूछ सकता है कि जो विधायक होते हैं कहाँ, या जो सदस्य होते हैं विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, तो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम सब एमएलए या विधायक कहते हैं। बताया गया कि बेबर आप लिंजी श्री, याद रखना कौन, तो याद रखना जो बेबर थे ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए मेंबर, याद रखना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो याद रखना कौन, तो याद रखना इसको हम जो मेंबर होते हैं, अर्थात एमएलए का फुल फॉर्म भी कभी पूछ दिया जाता है। तो याद रखना एमएलए का जो फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव होता है। तो इस बात को भी याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि एक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यह मिलकर
यह मिलकर सरकार का गठन करता है। अर्थात याद रखना, ये जो एमएलए होता है, एमएलए का क्या करता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। अर्थात एमएलए अर्थात जो विधायक होते हैं उनको चुना जाता है और यही विधायक मिलकर सरकार का गठन करते हैं, अर्थात सरकार बनाते हैं। आगे देखिए बताया गया कि निर्वाचन क्षेत्र, तो अब देखिए निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए बताया गया कि इसका इसका अर्थ एक निश्चित, इसका अर्थ जो होता है, तो बताया गया कि इसका अर्थ एक निश्चित क्षेत्र से है। जो निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब समझ सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र होता है, तो निर्वाचन का मतलब एक निश्चित क्षेत्र से है। बताया गया कि यहाँ रहने वाले सब जो मताधिकार, याद रखना कहाँ, मताधिकार अर्थात मत देने, वोट देने का अधिकार, अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। बताया गया कि उदाहरण के लिए जैसे बताया गया कि लोग पंचायत का वार्ड या उस क्षेत्र जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र या वहाँ हो सकते हैं। बताया गया कि जो विधानसभा सदस्य चुनता है, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए अगला है कि राज्य को निर्वाचित क्षेत्र में बांटा गया है, कि जो राज्य होते हैं तो राज्य को निर्वाचित क्षेत्र में बांटा गया है, कि यहाँ के निर्वाचित सदस्य, यहाँ के निर्वाचित सदस्य। तो याद रखना जैसे कि बताया जाता है एक राज्य में कई निर्वाचित क्षेत्र होते हैं और अपने अपने क्षेत्र से निर्वाचित होकर चुन कर आते हैं, तब जाकर राज्य में विधानसभा में बैठते हैं। आगे देखिए बताया गया कि सत्ता पक्ष, अब देखिए सत्ता पक्ष क्या होता है, अर्थात जिसकी सरकार है। तो देखिए बताया गया कि सत्ता पक्ष जिस जिस राजनीतिक दल के विधानसभा बहुमत में जीत जाते हैं वह सरकार बनाती है और मुख्यमंत्री उसी दल का होता है। अर्थात जो जीत जाते हैं और अपना सरकार बनाते हैं, तो जो मुख्यमंत्री होता है उसी दल का होता है। बताया गया कि इससे सत्ता पक्ष का सत्तारूढ़ जो पार्टी होता है, अर्थात जो इसके विपक्ष होते हैं वह रूढ़ पार्टी होते हैं। आगे देखिए बताया गया कि विरोधी पक्ष, अब विरोधी पक्ष का मतलब जो जिसको बहुमत नहीं मिला। तो देखिए बताया गया कि अन्य जीते हुए विधायक होते हैं उन्हें विरोधी पक्ष कहते हैं, अर्थात जो विधायक हार गए हैं उन्हें विरोधी पक्ष कहा जाता है। आगे देखिए बताया गया कि राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो याद रखना जो राज्य का राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखना। जो राज्य का, हर राज्य का एक जो राज्यपाल रहता है वही मुख्यमंत्री और अपने अन्य मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री और जो मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों का क्या करता है, इन मंत्रियों को नियुक्ति करता है, इन मंत्रियों का नियुक्ति करता है। तो याद रखना कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि बहुमत, तो बहुमत क्या होता है, तो बताया गया कि इसका आश्चर्य इसी स्थिति से है कि जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार पर सहमत हो, इसे साधारण बहुमत कहा जाता है। अर्थात बताया गया कि मान लीजिए कहीं 100 संख्या है और 2 लोग हैं, अगर 100 संख्या में एक लोग को 60 मिला, एक लोग को 50 मिला, तो अर्थात जिसको ज़्यादा मिला है उसी को हम इतने संख्या, अर्थात जितनी ड्यू था, जितना संख्या था, इस ड्यू संख्या से जिसको ज़्यादा मिला है उसी को हम बहुमत कहेंगे। अगला देखिए, अब हम सब इसी चैप्टर से संबंधित PYQ। तो देखिए बताया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया कि राज्य में विधायक जनता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं, अर्थात चुने जाते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा है कि भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा होते हैं, तो ये बात भी सही है, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होते हैं। आगे देखिए बताया गया कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बात जो है बताया गया कि जो विधायक होते हैं जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये बात तो सही है ना। जो सॉरी दोस्तों, देखिए बताया गया राज्य में विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व, विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जनता विधायक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात ये हमारा पहला ही गलत है और दूसरा सही है, तो अर्थात हमारा गलत पूछा है तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए, देख लीजिए दोस्तों, इतना चैप्टर पढ़े और इतने ग्रंथ पढ़े ऐसे ही बजाता है, तो याद रखना अगर आपका कंसेप्ट नहीं सही रहेगा तो ऐसे ही आप कंफ्यूज होंगे जैसे अभी हम हुए। तो याद रखना यहाँ पर बताया गया कि जो राज्य में विधायक होते हैं, विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जनता विधायक का प्रतिनिधित्व करती है। अगला देखिए,
तो चलिए दोस्तों अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हम सब। तो देखिए लिखा गया है कि औरत ने बदली दुनिया। जान लीजिए दोस्तों इस चैप्टर से कम 2 या 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे कि इस समय आप आधुनिक समय को परिवर्तन के लिए महिलाओं को कितनी महत्वपूर्ण दिया जा रहा है, तो इस चैप्टर को आप समझ सकते हैं। तो देखिए बताया गया कि देखिए लिखा गया है कि व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाएँ। तो देखिए अब व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं के बारे में बताया गया कि आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोग महिलाओं को केवल नर्स नर्स के रूप में देखते हैं, और तथा बताया गया कि तथा पुरुषों को पायलट के और पुलिस के रूप में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील, विनम्र होती हैं, और इससे इससे बताया गया कि इसे महिलाओं की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। और बताया गया कि ज़्यादातर यह माना जाता है कि विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में जो महिलाएं सक्षम नहीं होती हैं। तो याद रखना ये क्या बताया जा रहा है। आगे देखिए लिखा गया कि ये जो महिलाओं के प्रति जो भेदभाव किया जा रहा है, इसको दर्शाया गया है। आगे देखिए बताया गया कि अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणा पर विश्वास करते हैं। अर्थात ये सब क्या है, ये सभी रूढ़िबद्ध धारणा थी। ये याद रखना ये सब क्या थे, रूढ़िबद्ध धारणा थी कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं ही नर्स हो सकती हैं, और जो पुरुष होते हैं वे ही अच्छे पायलट हो सकते हैं, महिलाएं नहीं हो सकती हैं। और बताया गया कि जो महिलाएं होती हैं वे बहुत सहनशील होते हैं, और जो पुरुष होते हैं वे बहुत कठोर होते हैं। तो ये सब क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि परिवेश। तो देखिए परिवेश क्या होता है कि जैसे कि आज इस समय परिवेश को कितना महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। तो देखिए बताया गया कि हमारे चारों चारों ओर परिवेश कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, जिसे लड़कों को ऐसी नौकरियों के लिए प्रेरित किया जाता है जिसमें अधिक वेतन मिल सके, या ऐसा न हो कि उन्हें चिढ़ाया जाए। तो याद रखना इसका मतलब ये बताया गया कि इस समय हम सबके समक्ष ऐसा परिवेश बन गया है कि क्या होते हैं कि लड़कों जो होते हैं ऐसे नौकरी मिले कि जिससे उनका जो वेतन हो अधिक है। ऐसा नहीं कि कम से कम 10 साल मेहनत की और आप सिर्फ और सिर्फ 12,000 का नौकरी कर रहे हैं ना, तो उनको क्या किया, ऐसा चिढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा परिवेश बन गया है। तो आगे देखिए बताया गया कि परिवर्तन के लिए सीखना। तो देखिए बताया गया कि आज अधिकांश बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखिए परिवर्तन में बताया गया कि आज अधिकांश बच्चे स्कूल जाते हैं, परंतु अतीत में ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। केवल कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे, तथा अधिकांश लोग अपने घर के व्यवसाय को ही अपना लेते थे। अर्थात जो घर का जो व्यवसाय होता था, कृषि करना या कुछ भी जो थोड़ा बहुत छोटे मोटे बिजनेस रहता था, उसी को ही अपना लेते थे। बताया गया कि या बुजुर्ग लोग जो कार्य करते थे, जो बुजुर्ग लोग थोड़ा बहुत जो मोटा-मोटी काम करते थे, उसी कार्य या उसी ही सीख लेते थे। बताया गया कि अपनी आजीविका चलाते थे, उसी को सीखकर अपनी आजीविका चलाते थे। बताया गया कि घर परिवार में लड़कियों की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। बताया गया कि वह घर का सारा काम करती थी और व्यवसाय में सहयोग भी करती थी। और बताया गया उदाहरण के लिए जैसे बताया गया जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ, जो बताया गया जो कुम्हार होते हैं, जो घड़ा वगैरह बनाते हैं, तो बताया गया कि उसमें क्या करती हैं, जो स्त्रियाँ होती हैं वह मिट्टी को एकत्रित करती हैं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती हैं, और पुरुष क्या करता है, फिर उसको बनाता है। आगे देखिए बताया गया कि 19वीं शताब्दी में परिवर्तन। तो देखिए बताया गया कि शिक्षा के बारे में कई नई नई विचार ने जन्म जन्म लिया, और विद्यालय में अधिक प्रचलन में आ गया। तो देखिए अब बताया गया 19वीं सदी में क्या हुआ, अब क्या कोई विचार लिया गया और नई कानून वगैरह बनाए जा रहे हैं इस समय। तो देखिए अब एक कानून में देखिए एक पहले के संघर्ष में बताया गया कि राज सुंदरी देवी। तो याद रखना ये कब की बात है, तो 1800 से 1890 की बात है। और परिवर्तन अभी अब शुरू कब हुआ, तो 19वीं सदी से शुरू हुआ, पर ये बात 18वीं सदी की है। तो बताया गया कि बताया गया कि यह पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी, जो राज सुंदरी देवी थी। तो याद रखना ये बहुत बार पूछा जाता है। तो राज सुंदरी देवी जो थी यह पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। अर्थात ये बंगाल में पैदा हुई थी, पश्चिम बंगाल में। बताया गया कि 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो बांग्ला भाषा होता है, अर्थात बंगाल में जो बांग्ला भाषा होता है, अपनी आत्मकथा लिखी। और बताया गया कि आत्मकथा लिखी आमार जीमोन न। तो याद रखना बहुत बार पूछा जाता है आमान जी मून।
बहुत बार ये इनकी आत्मकथा है। आमान जीमोन यह किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखना। आगे दूसरा है, देखिए बताया गया है, याद रखना पहली बात, राजसुंदरी देवी कहाँ थी, तो पश्चिम बंगाल की थी और बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। कौन? आमान जीमोन। आगे देखिए बताया गया कि पहली आत्मकथा राजसुंदरी देवी की एक धनवान जमींदार परिवार की जो गृहिणी होने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, अर्थात जो राजसुंदरी देवी थी वह क्या थी, तो ये राजसुंदरी देवी एक जमींदार परिवार की एक गृहिणी थी, अर्थात वे सिर्फ उनको घर में काम वगैरह करने दिया जाता था, तब पर भी वे क्या की, शिक्षा ग्रहण की। आगे देखिए बताया गया वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। तो देखिए अब इस समय शिक्षा और विद्यालय के बारे में बताया गया है। तो देखिए बताया गया कि भारत में हर 10 वर्ष के बाद क्या होता है, जनगणना होती है, जिससे विभिन्न आंकड़े सामने आते हैं। बताया गया कि 1961 की जनगणना में पुरुषों की, अब क्या हुआ कि अब बताया गया कि हर साल नहीं, हर 10वें साल में जनगणना किया जाता है। जनगणना में लोग गिने जाते हैं, उसके बाद साक्षरता गिना जाता है। तो देखिए बताया गया कि जो 1961 में जनगणना किया गया था उसमें क्या किया गया था कि सिर्फ पुरुषों की जो शिक्षित थे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 40% पुरुष शिक्षित थे और इसकी तुलना में जो महिलाएं थी वह 15 थी। तो याद रखना, पुरुष 40 और महिलाएं 15। तो देख सकते हैं कितना अंतर है। पर बताया गया कि जब 2011 में 10 साल बाद, अब बताया गया कि इसमें 10 साल के और बीच में नहीं दिया गया, तो अब बताया गया कि अब जो 2011 में हुआ, तो उसमें बताया गया कि जनगणना के अनुसार पुरुषों का क्या हुआ, 82% हो गए ना, 82% शिक्षित हो गए और जो महिलाएं कितना हो गए, तो 65 हो गए। तो आप समझ सकते हैं कितना परिवर्तन आया। आगे देखिए बताया गया कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना, जो सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में जो अनुसूचित जाति थी, जो एससी कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति एसटी की लड़कियां स्कूल छोड़ने की दर अधिक हुआ। तो क्या हुआ, इसमें बताया गया जब 2011 में जनगणना किया गया, तो उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने का जो दर है वह उसमें ज़्यादा पाया गया। आगे देख लिए, यहाँ पर अब इसी से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए लिखा गया है कि सन 2006 में कानून बनाकर घरेलू शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित औरतों को कानून की सुरक्षा प्रदान किया गया। तो ये बात सही है। दूसरा है कि 1997 सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य करने के स्थान पर शैक्षिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उससे उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के हेतु दिशा निर्देश जारी किया और जिसे विकास बताया गया कि विशाल गाइडलाइंस जारी किया। तो ये बात भी सही है। बताया गया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा उपयुक्त पूरा सही है। अगला देखिए, अगला चैप्टर। तो देखिए बताया गया कि संचार माध्यम को समझना। तो अब संचार का माध्यम समझ सकते हैं, जैसे कि हम सब मोबाइल देखते हैं, समाचार देखते हैं, तो इसको अब देखिए कैसे समझा जाता है या यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है। तो देखिए बताया गया है कि जो मीडिया है, तो बताया गया मीडिया अंग्रेजी के मीडियम। तो याद रखना, जो मीडिया है यह मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, अर्थात मीडियम क्या है, मीडियम एक वचन है और ये जो मीडिया है यह बहुवचन है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि मीडिया एक वचन है या बहुवचन है। तो याद रखना मीडिया ये बहुवचन है। आगे देखिए बताया गया कि ये मीडियम शब्द का बहुवचन है। यहाँ बताया गया कि और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तकनीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात मीडिया के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बताया गया कि मीडिया का अर्थ माध्यम, जनसंचार माध्यम, टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यम के रूप में जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। बताया गया कि देश और विदेश के जन समूह तक इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम मास मीडिया कहा जाता है। तो याद रखना, मास मीडिया कहा जाता है, अर्थात क्यों, क्योंकि ये कितने हैं, कुछ ज़्यादा ही अधिक लोगों के, लाखों लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए इसे मास मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए बताया गया जनसंचार, जो बताया गया संचार के माध्यम और तकनीक। तो देखिए माध्यम और तकनीक क्या होता है, तो जैसे कि आप सभी जान सकते हैं कि अखबार क्या होता है, टेलीविज़न, रेडियो लाखों लोगों तक
पहुँच सकता है, बताया गया क्योंकि इनमें से विशिष्ट प्रचार जो होते हैं, प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें विशिष्ट प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। बताया गया कि जनसंचार माध्यम, जो जनसंचार के माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक निरंतर बदल रही है, अर्थात क्या हो रही है, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अगर आप प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो देख सके होंगे जो एकदम इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को हम यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो देखिए बहुत बार पूछा जाता है जनसंचार के माध्यम से क्या किया जाता है, जनसंचार के माध्यम से इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक नियंत्रण बदल रही है। और बताया गया कि मशीनों को बदल कर आधुनिकता बनाते हैं। बताया गया कि संचार माध्यम को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। जनसंचार माध्यम में आज संपूर्ण विश्व का एकजुट है, अर्थात ये बात सही है। और देखिए याद रखना आगे, जनसंचार माध्यम और जघन, तो याद रखना जनसंचार माध्यम और क्या है, धन है। तो याद रखना आगे देखिए बताया गया कि जनसंचार का माध्यम है वह तकनीक बहुत अधिक खर्चीली है। तो याद रखना बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि जो जनसंचार का माध्यम है वह बहुत अधिक क्या है, खर्चीली है, अर्थात इसमें खर्च आता है। आगे देखिए बताया गया जैसे टीवी स्टूडियो, समाचार के स्टूडियो और अन्य लोगों का वेतन, इनके परिणाम स्वरूप अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान का भाग होता है। बताया गया कि जनसंचार माध्यम को अधिक धन, जो जनसंचार माध्यम होता है, जनसंचार के माध्यम को अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिससे बताया गया जिसके लिए वह निरंतर क्या करता है, धन अर्जित करता है। बताया गया कि इसका यह एक तकनीक विज्ञापन है। इसका एक तकनीक क्या है, विज्ञापन, जो एडवर्टाइज होता है, विज्ञापन है, जिससे जनसंचार माध्यम को धन की आपूर्ति होती है। अर्थात एडवर्टाइज से ही आज सब क्या कर रहे हैं, धन की आपूर्ति कर रहे हैं। आप सब इसका प्रत्यक्ष रूप देख सकते हैं। बताया गया कि जनसंचार, जो बताया गया संचार माध्यम और लोकतंत्र, अब जो संचार माध्यम है इसका लोकतंत्र में, तो देखिए बताया गया लोकतंत्र में जनसंचार की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो लोकतंत्र में जनसंचार की जो भूमिका है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बताया गया कि क्योंकि घटनाओं व चर्चा करने पर इसका अहम योगदान है। अर्थात जो भी घटना होते हैं, जो भी परिचर्चा होते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग होते हैं, उनका क्या करते हैं, अहम रोल निभाती है। आगे देखिए बताया गया उदाहरण के लिए संचार माध्यम से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। यदि हम लोग बताएगी कि क्या करते हैं कि यदि लोग चाहे तो समाचार के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि समाचार पत्रों के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा है कि मंत्री होते हैं, मंत्रियों को पत्र लिख सकते हैं। सार्वजनिक जो विरोध होता है, विरोध कर सकते हैं। हस्तक्षेप कर सकते हैं, अर्थात क्या बताया गया कि हस्तक्षेप कर सकते हैं और अभियान चला सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जनसंचार माध्यम सही जानकारी और संतुष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। आगे देखिए बताया गया कि संतुलित रिपोर्ट, तो याद रखना आगे देखिए बताया गया कि जो संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसे बताया गया जिस भी विषय पर हम जो दृष्टिकोण की चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दी जाने वाली समाचार को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना कर सके। तो इस बात को याद रखना, क्या होता है कि जो स्वतंत्र संचार होता है, तो स्वतंत्र संचार का माध्यम ये है कि बताया गया कि उनके द्वारा दी गई जो समाचार जो है वे क्या है, नियंत्रण को प्रभावित ना करे, अर्थात किसी भी के अंदर नियंत्रण में ना रहे। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। तो याद रखना संचार माध्यम जो है वह स्वतंत्र नहीं है। बताया गया कि इसके दो कारण है। अब क्यों स्वतंत्र नहीं है, तो इसको दो कारण है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो संचार माध्यम है स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है, बताया गया कि सरकार का उन पर नियंत्रण सेंसरशिप के द्वारा होता है। तो याद रखना जो सरकार है, तो सरकार जो संचार का माध्यम है, मीडिया है, उसको क्या करती है, तो सेंसरशिप के द्वारा उस पर नियंत्रण करती है। आगे देखिए बताया गया कि व्यापारिक
प्रतिष्ठानों का नियंत्रण धन के द्वारा होता है। अर्थात जो संचार माध्यम मीडिया है, जो व्यापार लोग हैं उस पर क्या करते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित किए हैं, अर्थात उसको खरीद ले रहे हैं। जैसे कि आज इस समय आप सब देख सक रहे होंगे। तो अब आगे देखिए बताया गया कि देखिए लिखा गया है कि मसौदा तक जो बताया गया कि जो मसौदा तक किया जाता है। अब देखिए बताया गया कि कैसे, तो बताया गया कि कुछ खास विषय पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करती है। और बताया गया कि और हमारा धन उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, बताया गया कि बताया गया कि हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। बताया गया कि हमारे विचार का जो निर्मित होता है, निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जा सकता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसूदा एजेंडा है। अर्थात जो संचार माध्यम ही यह हमारा ही मसूदा, अर्थात संचार के द्वारा ही हम अपना हर एक चीज़ को कह सकते हैं, मसूदा एजेंडा है। आगे देखिए बताया गया कि परंतु कई बार जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में असफल होता है। तो याद रखना, कई क्या बार होता है कि जो संचार माध्यम होता है वह किसी विषय पर असफल भी हो जाता है, ध्यान केंद्रित करने में असफल भी हो जाता है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताएगा कि जैसे कि जो पीने योग्य जल वह जरूरी समस्या है, परंतु इसके बजाय वह खेल कूद मनोरंजन जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देता है। अर्थात जो जनसंचार माध्यम है वे बताया गया कि जो एकदम इम्पोर्टेंट है उस पर विषय को छोड़कर जो फालतू के विषय है उस पर ध्यान देने लगता है। आगे देखिए बताया गया कि सेंसरशिप क्या होता है। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए बताया गया सेंसरशिप, तो बताया गया कि सरकार की उस शक्तिशाली क्या होता है, सरकार की उस शक्तिशाली अधिकार है जिसका अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक सकता है। इसका मतलब हम समझाएं दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि जो संचार माध्यम है, जो मीडिया है, तो मीडिया का कुछ ऐसा कोई काम है, अर्थात कोई ऐसा भाग है जिसको सरकार क्या कर सकता है, रोक सकता है। अर्थात सरकार के कुछ विवरण है, जो अपना निजी विवरण है सरकार का, उस विवरण को न प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। अर्थात जो सरकार के जो निजी विवरण है उस पर क्या कर सकता है, वो मीडिया अपने सभी को प्रदर्शित या सभी को दिखा नहीं सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। तो याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि सार्वजनिक विरोध, तो सार्वजनिक विरोध क्या होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है। तो बताया गया कि इसमें विशाल संख्या में, अर्थात बहुत से संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं, जैसे रैली आयोजित करना, धरना देना, सड़क पर अवरुद्ध करना, सड़क को ही बंद कर देना। तो ये क्या है, ये सब माध्यम है। आगे देखिए बताया गया कि कथन और कारण, तो देखिए बताया गया कथन में जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी भी अभिव्यक्ति को जन समूह तक पहुंचाने से प्रतिबंध करती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो याद रखना क्या कहा जाता है, उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। तो ये बात सही है। दूसरा है कि कारण में बताया गया कि इतिहास में ऐसे मौके भी हैं जब सरकार के संचार माध्यम के ऊपर सेंसर लगाकर, बताया गया सेंसर लगाकर उसमें सबसे बुरा समय 1975 से 1977 तक आपातकालीन का कारण था। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दोनों सही है और इसी का ये उदाहरण दिया है, तो अर्थात व्याख्या भी सही है। अगला देखिए बताया गया कि जो खबर होते हैं, लहरिया अखबार जो होता है, खबर लहरिया अखबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए बताया गया उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा यह हर 15 दिन पर खबर लहरिया नामक अखबार निकलता था। तो ये बात सही है। दूसरा है कि इस समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार के संबंध स्थापित थे। तो ये बात भी सही है। तीसरा है कि यह समाचार पत्र स्थानीय मुविंदिर भाषा में लिखी गई थी। तो ये बात सही है, अर्थात हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न अब हम सबका, तो देखिए बताया गया कि बाजार में एक कमीज, क्या है, बाजार में एक
बाजार, तो जैसे कि आप सब बाजार में जो टी शर्ट शर्ट पहनते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है, कहाँ कहाँ से होकर तब आता है, तो ये इसी बारे में हम सबको पढ़ना है। तो देखिए बताया गया कि कुनरूल कुनरूल में कपास उगाए जाते हैं। तो बहुत बार ऐसे पूछा ही गया है कि कपास की खेती कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो कुनरूल में। तो याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि क्या होता है, तो बताया गया कि यहाँ यहाँ पर एक छोटी किसान स्वप्ना स्वप्ना जो कुनरूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान की घटना बताती है। बताया गया कि यहाँ पर बताया गया है कि कपास की खेती करने में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। जो कपास की खेती है उसमें अधिक खर्च किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए बताया गया कि उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि, जिसके लिए छोटे किसान, साहूकार और धनी किसानों से कर्ज लेना पड़ता है। याद रखना दोस्तों, ये एक एक शब्द एकदम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप बस वही होगा कि आप कहेंगे कि परोसा गया था पर हम खा नहीं पाए। तो याद रखना बताया गया कि यहाँ पर यह बहुत बार अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखे होंगे कि जिनके अनुसार बताया गया कि ये जो कपास की खेती है ये इसमें बहुत क्या होता है, बहुत खर्चीला होता है, बहुत निवेश किया जाता है। और उसके बावजूद बताया गया, जैसे उदाहरण के लिए उर्वरक और कीटनाशक दवा के लिए क्या करते हैं कि इन सभी के लिए छोटे जो साहूकार होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, तो छोटे किसान क्या करते हैं, साहूकारों से कर्जा ले लेते हैं ना, धनी किसानों से कर्जा लेकर इनकी बताइए इसकी खेती करते हैं और उन्हें उनकी लागत के अनुसार लाभ अर्जित नहीं हो पाता है। अर्थात जितना वे लगाते हैं उसके अनुसार उनको लागत का जो लाभ होता है उनको उतना लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। और बताया गया किसानों के साथ अपना उत्पादन बेचने के लिए स्थानीय बाजार व व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं। और क्या होता है कि जो किसानों के साथ अपना जो उत्पादन बचन के लिए स्थानीय बाजारों अर्थात व्यापारियों पर ही निर्भर रहते हैं। आगे देखिए बताया गया कि इरोड का कपड़ा बाजार। तो याद रखना इरोड अर्थात जो रोड पर होता है। तो बताया गया कि तमिलनाडु में सप्ताह सप्ताह में 2 बार ई-रोड का कपड़ा बाज़ार लगता है। ई-रोड का मतलब जो फुटपाथ पर लगता है। बताया गया कि संसार के विशाल बाज़ारों में यह एक एक है। और बताया गया कि बाज़ार में आस-पास के गाँव में बुनकरों द्वारा बनाया गया जो कपड़ा भी बेचा जाता है। बाज़ार जो होता है, बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय है जो इस कपड़े को खरीदते हैं। बताया गया कि इस बाज़ार में बुनकर व्यापारी के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा तैयार करते हैं और यहाँ के कपड़े विदेश में भेजे जाते हैं। तो इस बात को याद रखना, ये तमिलनाडु के साप्ताहिक बाजार का परिभाषा अरे क्या था, विशेषता था। तो हो सकता है आप सबको पूछ दे। तो याद रखना वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रोडों पर अर्थात रोड पर क्या रहता है, वहाँ पर दुकान लगाया जाता है और वहाँ पर जो बुनकर लोग होते हैं वे वहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है। व्यापारी लोग कार्य करता है, उनको अपना जो कच्चा माल है तो उनको देते हैं और ये सब अपने निर्देश अनुसार जितना बनाते कहते हैं उतना ही वे सब अपना कपड़ा बनाते हैं। अगले देखिए बताया गया दादन व्यवस्था। याद रखना बहुत एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखना इस बहुत बार पूछा गया है दादन व्यवस्था क्या होता है। तो याद रखना बताया गया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारी बुनकरों के बीच काम में बांट देते हैं। क्या होता है कि जो व्यापारी जो होते हैं, ये जो बुनकर होते हैं, व्यापारी और बुनकर ये दोनों से संबंधित है दादन व्यवस्था। याद रखना जो दादन व्यवस्था है यह जो व्यापारी होते हैं वे बुनकरों के बीच में बाँट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं, जो बुनकर होते हैं वह व्यापारी क्या करते हैं उनको सूत देते हैं अर्थात जो धागा होता है सूत देते हैं और तैयार कपड़ा लेते हैं अर्थात बस उनको सूत दे देते हैं, उनको कहीं नहीं जाना रहता है और बुनकर क्या बस कपड़ा तैयार करते हैं और ये कपड़ा उनको दे देते हैं। और बताया गया कि बुनकरों और व्यापारियों के बीच इस व्यवस्था को दादन व्यवस्था करते हैं अर्थात ये जो व्यवस्था है कि जो व्यापारी होते हैं वे सूत दे देते हैं, बुनकर कपड़ा बनाकर दे देते हैं। तो इस व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं। इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया इस व्यवस्था से बुनकरों को 2 प्रकार का लाभ होता है अर्थात ये जो व्यवस्था है पूछ दिया जाए दादन व्यवस्था से क्या लाभ होता है। तो याद रखना दादन व्यवस्था से लाभ, तो दादन व्यवस्था से ये लाभ होता है कि सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है बुनकरों को। तो पहली बात तो जो बुनकर होते हैं उन्हें सूत खरीदने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। और बताया गया कि वे किसानों से कर्ज भी नहीं लेना पड़ता है। और बताया गया तैयार माल बेचने की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती अर्थात ये नहीं बस कपड़ा तैयार किए वे व्यापारियों को दे देंगे। अब ये नहीं कि
तैयार कर दिए तो उसको बेचे नहीं, बस वो व्यापारी को दे देंगे, अपना जो तैयार किए उसका पैसा पा जाएँगे, बस बात खत्म, ना? तो ये व्यापारी जो है वे अपना बेचेंगे। तो देखिए बताया गया कि परंतु इस व्यवस्था में बुनकरों को कम लाभ आता था। पर क्या होता था कि जो जब ऐसा नहीं, रिस्क नहीं है तो भाई कम लाभ आएगा। तो बस जैसे मिल रहा है बस बना कर दे रहे, तो क्या होता था इस बुनकरों से बुनकरों को कम लाभ होता था। बताया गया कि क्योंकि वह पूर्ण रूप से व्यापारियों पर ही निर्भर रहते थे, अर्थात जब व्यापारी हमें सूत देगा तब हम कपड़े बनाएँगे, नहीं देगा तो नहीं बनाएँगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि कम लाभ होता था और बताया गया कि कम दाम पर कार्य को पूरा करना होता था, और कम ही दाम, अगर मान लीजिए व्यापारी जितना भी दे देते थे उतने ही में ही काम चलाना पड़ता था। और बताया गया पूरी व्यवस्था में व्यापारियों को अधिक लाभ होता था, और जो व्यापारी होते थे उन्हें और अधिक लाभ हो जाता था। तो याद रखना इस बात को। आगे देखिए बताया गया कि दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना था। याद रखना जो दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात अर्थात जो कपड़े निर्यात किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, तो अभी भी आज भी फेमस है। तो याद रखना वहाँ पर बताया गया कि व्यापारी बुनकों द्वारा, जो व्यापारी होते हैं बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा इन कारखानों में या फैक्ट्री में भेजता है। यहाँ से तैयार माल को अमेरिका या यूरोप जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। कारखाने कपड़ों को काम दाम पर खरीदता है। तो याद रखना जो कारखाने होते हैं, तो कारखाने क्या होते हैं, कारखाने कपड़ों को कम दाम पर खरीदता है। तो याद रखना, तो जो व्यापारी थे, व्यापारी कम दाम में बुनकरों से बनवा लेते थे। तो अब बुनकर क्या होते हैं, अरे व्यापारी क्या है, व्यापारियों से जो कारखाने वाले हैं, जो कारखाना रखते हैं ना, तो ये कारखाने वाले क्या होते हैं, वे जो व्यापारियों से क्या होते हैं, कम दाम पर ही खरीद लेते हैं। और बताया गया कि तथा वह और उस गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते हैं। वह क्या होते हैं, गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते हैं कि कितना गुण है उस कपड़े में। आगे देखिए बताया गया यह जैसे ब्रांडेड होता है, तो बताया गया कि यह अपना लाभ अधिक अधिक कमाने के लिए कारखानों को न्यूनतम मजदूरी देते हैं। अर्थात जो होता है कि जो कारखाने होते हैं वहाँ पर भी ये सब क्या कर रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं। आगे देखिए बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वो एक वो या यह कमीज, तो देखिए अब संयुक्त राज्य अमेरिका में कमीज है अर्थात जो शर्ट बनते हैं उसके बारे में बताया गया कि यह कमीज, बताया गया वह कमीज जो भारत में तैयार की गई थी उसकी कीमत बहुत अधिक रखी जाती थी, जिससे लाभ अत्यधिक अर्जित किया जाए। क्या होता था कि उसकी जो कीमत थी उसको अधिक रखा जाता था। तो याद रखना कि जो बताया गया कि भारत में तैयार की जाने वाली जो उनकी जो कीमत होती थी बहुत अधिक रखी जाती थी। बताया गया जिससे क्या हो कि लाभ ज़्यादा मिल सके। आगे देखिए बताया गया कि बाजार में लाभ कमाने वाले कौन, तो देखिए बताया गया कि बाजार की एक श्रृंखला रुई के उत्पादन करता जो होते हैं, कर्ता को सुपर सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देते हैं। बताया गया कि इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है, जिससे बहुत सारे लोग अपना लाभ उठाते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि अब बाजार और समानता, तो देखिए बाजार और समानता के बारे में बताया गया कि विदेशी व्यापारी, तो देखिए बताया गया कि विदेशी जो व्यवसाय होते हैं, तो विदेशी व्यवसायियों ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाना उनकी तुलना में वस्त्र निर्यात का लाभ मध्य स्तर का रहा। दूसरे और वस्त्र निर्यात फैक्ट्री के कामगार और जो बताया गया कि मुश्किल से अपने रोजमर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कम कम कर सके। बताया गया परंतु जो कपास था उस कपास उत्पादन व बुनकरों से अधिक मेहनत की, परंतु उन्हें कभी भी बताया गया उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। तो याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाजार में हर व्यक्ति समान रूप से नहीं है, इस प्रकार समान रूप से नहीं कमाता है, अर्थात समान रूप से इनकम नहीं कमाता है। आगे देखिए बताया गया कि जिनिंग मिल, तो एक मिल के लिए व्याख्या किया गया है। तो देखिए बताया गया है वह फैक्ट्री जहाँ रुई, ये जिनिंग मिल है। तो याद रखना, पूछ सकता है कि जिनिंग मिल में क्या होता है, तो जो जिनिंग मिल है इस मिल में बताया गया कि वह फैक्ट्री जहाँ जो रुई है ना, रुई के गोले को 20 अलग अलग किया जाता है। जो रुई के जो बीज होते हैं, रुई के जो बीज अर्थात गोले में होते हैं उसको
अलग अलग किया जाता है। यहाँ पर रवि रवि को दबाकर न रवि को दबाकर गट्ठर रवि रवि का जो रवि अर्थात जो रुई होता है रुई को दबाकर गट्ठर गट्ठर भी बनाया जाता है और धागा बनाए भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया तमिलनाडु में सप्ताह 2 बाजार बताया गया 2 बार लगने वाले ईरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में एक ही है। तो एक ही है, ये बात गलत है। दूसरा बताया गया दादन व्यवस्था व्यापारियों को बुनकरों के बीच एक व्यवस्था है जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और बुनकर तैयार माल देता है। तो ये बात सही है, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हमारा है कि समानता के लिए संघर्ष। क्या है? समानता के लिए संघर्ष। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि भारत का संविधान हर भारतीय नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है। तो याद रखना, बहुत बार वैसे पूछा जाता है स्टेटमेंट में। आगे देखिए बताया गया कि राज्य और उनका कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग एवं अनेक अमीरी गरीबी को बताए गए आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति नागरिक को मताधिकार का अधिकार भी है उन्हें। आगे देखिए बताया गया मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है। बताया गया कि क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही कीमत होती है जितने हर व्यक्ति अर्थात अमीरी गरीबी किसी भी व्यक्ति का होता है। आगे देखिए बताया गया कि भारत में असमानता का आधार। तो असमानता का आधार क्या है? तो बताया गया महिलाओं के लिए बताया गया महिलाओं के लिए किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के काम की तुलना में तुच्छ माना जाता है। जो महिलाएं होती है तो महिलाओं के कार्य को क्या माना जाता है? एकदम तुच्छ माना जाता है कि ये कुछ भी काम नहीं है। आगे देखिए बताया गया कि भारत में किए जाने वाला भेदभाव या प्राथमिक कारण यह है कि किसी भी खास सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। तो बताया गया कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भी भेदभाव इस समय किया जा रहा है। आगे देखिए बताया गया समानता के संघर्ष। तो देखिए समानता के लिए संघर्ष। अब देखिए अभी ये भेदभाव को बताया कि असमानता का आधार। तो ये सब आधार है ना, कि जो महिलाएं हैं महिलाओं के काम को एकदम तुच्छ माना जा रहा है ना, और धर्म, लिंग, जाति की इन सभी पर भेदभाव किया जाता है। अब देखिए समानता के अधिकार के बारे में। तो देखिए बताया गया कि समानता के लिए संघर्ष। देखिए बताया गया दुनिया भर के तमाम समुदाय, लोगों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग असमानता के लिए संघर्ष के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। बताया गया कि यह लोग असमानता के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और उन्हें समाज का समर्थन प्रदान होता है। बताया गया कि भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए बताया गया ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने के लिए आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते हैं। जैसे बताया गया कि जैसे महिलाओं का आंदोलन, मध्य प्रदेश का तावा मत्स्य संघ। तो याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है तावा मत्स्य संघर्ष है ये किस देश से है? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश का जो तावा मत्स्य संघर्ष है इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो अब देखिए तावा मत्स्य संघ क्या था, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो लोग होते थे वहाँ के जो समुदाय होता था, समुदाय विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका था। बताया गया कि ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते थे। देश में ऐसे बहुत संगठन है जो विस्थापन के हक की लड़ाई को लड़ रहे थे। बताया गया तवा मत्स्य संघ था, तो तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारियों समितियों का एक संघ और सतपुड़ा के जंगलों के विस्थापन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ा था। तो याद रखना कहाँ पर? सतपुड़ा जंगल के लोगों से विस्थापन के लिए लड़ा था। अर्थात जो सतपुड़ा के लोग जंगल के लोग रह रहे होंगे वहाँ के क्या विस्थापन कर रहे होंगे, तो इसके लिए लड़ा होगा। आगे देखिए बताया गया कि छिंदवाड़ा जिले के महादेव पहाड़ियों के निकलने वाली तवा नदी, या जो बताया गया कि
होशंगाबाद, होशंगाबाद में नर्मदा से मिलता है। आगे देखिए बताया गया कि तब क्या होता है कि तब आप यह बाँध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ था। बताया गया कि 1978 में पूरा हुआ और इस कारण यहाँ हिस्से से लोग की विस्थापन कर कर लिया गया और बताया गया खेती की ज़मीन पर बाँध का निर्माण किया गया। इस कारण यहाँ पर स्थानीय लोगों ने खेती को छोड़कर मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ कर किया और बताया गया जिससे वह प्रक्रिया आजीविका चल सके। आगे देखिए बताया गया कि 1994 सरकार ने तवा बाँध था, तो याद रखना तवा बाँध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। तो याद रखना जो तवा बाँध था उसमें क्या किया कि सरकार ने निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। अर्थात ये क्या था कि जो जब निजी थोप दिया गया तो बताया गया कि जो ये क्या होते थे तो कि ये जो क्या वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको काम न करने दे रहे थे और उसके बाद बताया गया कि जो सस्ते श्रमिक होते थे अन्य देश के अन्य लोग को सस्ते श्रमिक को जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है। तो अब देखिए बताया गया कि काम लोगों के एकजुट होकर ये तय किया गया कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। बताया गया कि इस तरह तवा जो मत्स्य संघ था गठन किया गया, अर्थात तवा मत्स्य संघ का गठन किया गया और इन संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बाद में जो मछली पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दे दी जाए। बताया गया कि यह मांग करते हुए इन लोगों ने चक्का जाम कर दिया। क्या किया? चक्का जाम कर दिया। आगे देखिए बताया गया कि 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बाँध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापन लोगों को ही दिया जाएगा, अर्थात जो विस्थापन लोग हैं वहाँ को दिया जाएगा। इस प्रकार सरकार ने 2 महीनों के बाद ही मत्स्य संघ को बाँध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार किया। आगे देखिए बताया गया कि तवा मत्स्य संघ जो था, तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया और यह इसलिए संभव हुआ जिन्होंने यह सरकारी समिति बनाया जो पकड़ी गई मछलियों को प्रत्येक खेत की उचित कीमत सीधे उन्हें देता था। तो चलिए दोस्तों अगला देखिए, अगला है कि भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। तो देखिए बताया गया कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। बताया गया कि हम सभी को क्या मानता है? समान मानता है। देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है और सभी को जीतने भी समान के लिए आंदोलन चलाए उतना ही आधार संविधान में है। तो देखिए बताया गया है लोकतंत्र में कई व्यक्ति समुदाय लगातार इस दिशा में बताया गया इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का जो दायरा होता है वह बढ़ता जाए। बताया गया कि अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने के लिए ज़रूरत को स्वीकार किया जाता है। बताया गया समानता का मूल लोकतंत्र केंद्र से है, परंतु कुछ मुद्दे लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं। देखिए बताया गया कौन से, तो बताया गया देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, तो ये स्वास्थ्य संबंधी का निजीकरण कर रहे हैं। तो देखिए बताया गया कि संचार के माध्यमों या व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव या नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना, किसान जो होते हैं उनका कम आय होना, तो ये सब था। तो चलिए दोस्तों आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों इस चैप्टर से कम 6 या 7 प्रश्न बन जाएंगे। आप सब अगर प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे तो आप सब यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में। और इसके बाद अब हम सब का चलेगा कौन सा, तो यही जो क्लास 8 है, क्लास 8 का अब हमारा हिस्ट्री और जियोग्राफी चलेगा। तो चलिए अब